Assalamualaikum, welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss nutrition consideration in the prevention and management of renal diseases. So that's the applied nutrition unit number 7. Let's start the video. Objectives are there. Risk factor of nephrolithiasis. So today we are going to discuss the nutrition consideration in renal diseases. So in renal diseases, the first of all most important disease is the nephrolithiasis. So what is mean by the nephrolithiasis? Nephro means kidney and lithiasis means stones. So nephrolithiasis means stones in the kidney and the production of stones in the kidney. So how these stones are produced in the kidneys? First of all, we are understanding that what is kidney and what are the functions of the kidneys. Then we are clearly understand that what is the disorders of the kidney and how to treat them and what nutrition management given to the patient. Okay, so as we know that there are many different type of functions of the kidneys. Like some of them are pH balance. किडनी जो है ये pH बैलेंस में हेल्प करती है, pH को बैलेंस करने में हेल्प करती है. हमारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम उसे बैलेंस करता है, एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ करता है एंड साथ में जो है विटामिन डी की सिक्रीशन करता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसा हार्मोन काम करता है. एंड वाटर की रिटेंशन करता है, जब डिहाइड्रेशन होती है तो वाटर की रिटेंशन करता है. एंड जब जो है वाटर एक्सेसिव हो जाता है इन द बॉडी में, हाइपरवोल्यूमिया हो जाता है, देन वाटर की एक्सक्रीशन भी करता है. एंड साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका फंक्शन है वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है. ओके, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करता है. एंड साथ में जो मोर इम्पॉर्टेंट अनदर फंक्शन इज यूरिन प्रोडक्शन. ओके, सो देयर आर मैनी अदर और फंक्शंस ऑफ द किडनीज ऑल्सो. सो these are the function of the kidneys and mostly kidney जो है वो यूरिन प्रोडक्शन में काम करती है एंड फिल्टर करती है ब्लड को भी. So they are versatile functions of the kidneys. Okay, so now we are come to our topic, risk factors of the nephrolithiasis. So nephrolithiasis, we understand that the formation of the stones in the kidneys are called nephrolithiasis. So what are the risk factors, यानी कि किस वजह से होता है nephrolithiasis, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टोन्स जो हैं वो किडनी में डेवलप हो सकते हैं, बन सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इज़ फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री, यानी कि अगर फैमिली में किसी को पहले से ही किडनी डिजीजेस हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, यानी कि जेनेटिकली भी पास हो सकता है. या आपको या फिर पर्सनल हिस्ट्री यानी कि पास्ट में आपको पहले से कोई किडनी डिजीज़ हो गई थी लेकिन वो बाद में ठीक हो गई है तो उसका फैक्टर भी हो सकता है. डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है. डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसे हो सकता है कि जब फ्लूइड नहीं होगा हमारी बॉडी में, सो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा एंड कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा तो साथ साथ में क्या होगा, जब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा तो कंसनट्रेटेड यूरिन में जो है सल्यूट ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से चांस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है. साथ साथ में है फिर डाइट. जब हम हाई प्रोटीन डाइट्स लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सेसिव प्रोडक्ट्स बनेंगे तो ज़्यादा लोड होगा किडनीज़ पे एंड ग्लोमेरुलस पे बहुत ज़्यादा लोड होगा. और सोडियम अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं, सोडियम अगर ज़्यादा होगा तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी एंड किडनी पे जो है उसका प्रेशर होगा एंड स्टोन फॉर्मेशन की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. शुगर अगर ज़्यादा लें या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑक्जेलेट कंटेनिंग फूड अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं. ऑक्जेलेट जो है ये मोस्टली ज़्यादातर जो स्टोन्स बनते हैं वो ऑक्जेलेट कंटेनिंग स्टोन्स होते हैं. हाई नंबर ऑफ जो स्टोन्स बनते हैं वो ऑक्जेलेट कंटेनिंग होती हैं, कैल्शियम कंटेनिंग होते हैं. सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ फूड्स. मोस्टली जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं जैसे कि स्पैनिश वगैरह हो गया तो इससे बहुत ज़्यादा उसमें ऑक्जेलेट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है जिसकी वजह से जो है ज़्यादा चांस होता है स्टोन फॉर्मेशन का. ओबिसिटी की वजह से ज़्यादा हो जाता है. ओबिसिटी के बहुत ज़्यादा और भी वर्स
वास्ट जो है वो रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक स्ट्रेस की वजह से स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा के चांसेस हो सकते हैं, एंड मैनी अदर कॉजेज हो सकते हैं इसकी। सर्टन सप्लीमेंट एंड मेडिकेशन, यानी कि अगर कोई आप ऐसे सप्लीमेंट या मेडिकेशन ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है या फिर शुगर्स ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी किसे कहते हैं, यानी कि जब जैसे कि फर्स्ट डायग्राम नॉर्मल डाइजेशन जो होती है, वो फूड हम थ्रू माउथ लेते हैं, इसोफेगस से जाता है स्टमक में, उसकी डाइजेशन होती है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, एंड अदर में क्या किया गया है कि गैस्ट्रिक बाईपास हो गया, यानी कि जब स्टमक जो है वो किसी वजह से डाइजेशन नहीं कर पा रहा या कोई सर्जरी हुई है एंड एनी अदर प्रॉब्लम कोई हो सकता है, सो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक के फर्स्ट पोर्शन पे ही, यानी कि जहाँ पे ओइसोफेगस ख़त्म होता है, एंड होता है, वहाँ पे जो है एक अनदर पाउच लगाया होता है, पाउच जो है वो स्टेपल किया गया होता है, और वो पाउच जो है वो डायरेक्टली रिकनेक्ट किया जाता है विद द स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ये यहाँ से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। सो स्टमक जो है उसे रिलैक्स करने के लिए उस पर लोड ना पड़े, तो जिसकी वजह से ये पाउच लगाया जाता है, ताकि अगर कोई सर्जरी हुई तो वो हील जल्दी हो जाए, या फिर अगर वो बिल्कुल जो है वो स्टमक काम का नहीं रहा है, वो डाइजेशन नहीं कर सकता है, तो उस टाइम में होता है। So that's called gastric bypass surgery. So gastric bypass surgery का यहाँ पे अब क्या काम है? So it is one of the risk factor to the product for the nephrolithiasis. डाइजेस्टिव डिजीज़ एंड सर्जरी, यानी कि अगर कोई ऐसी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई हो या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी कि क्रोन्स डिजीज़ हो, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, सो इसकी वजह से जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो सकती है। यानी कि हम जो कैल्शियम थ्रू फूड ले रहे हैं, जो वाटर ले रहे हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी, एंड कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ब्लड में, एंड देन वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ चला जाएगा, और किडनी पे जो है कैल्शियम ज़्यादा, किडनी को ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। Other medical conditions like diseases and conditions that may increase your risk of kidney stone include renal tubular acidosis. So what is renal tubular acidosis? Renal tubular acidosis में क्या होता है कि जब हमारी किडनीज जो होती हैं वो अनएबल हो जाती हैं, यानी कि हमारी किडनीज जो है वो एसिड जो है वो रिमूव नहीं कर पा रहा है हमारे ब्लड से यूरिन में, यानी कि ब्लड जो है किडनी का काम, जो दूसरा फंक्शन मैंने आपको बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लड फिल्टर करना होता है। तो अगर हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा एसिड है, दीज आर किडनीज, एंड अगर हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा एसिड है, अगर हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा एसिड है और वो एसिड जो है ये किडनी अनएबल है, इसका फंक्शन इतना पावरफुल नहीं है कि वो उस एसिड को रिमूव कर पाए इनटू द यूरिन, सो वो एसिड जो है हमारे ब्लड में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। ओके, रेनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस वन ऑफ द रिस्क फैक्टर हो सकता है। सिस्टिन्यूरिया हो सकता है। सिस्टिन्यूरिया बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है जिसमें स्टोन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड सिस्टीन से बनते हैं। सिस्टिन्यूरिया इसे नाम इसी दिए गए क्योंकि अमाइनो एसिड हमारे पास सिस्टीन होता है जिसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं, सो दैट्स वी कॉल्ड इट सिस्टिन्यूरिया। एंड अदर रिस्क फैक्टर इज़ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयड हम एक ग्लैंड है एंड ये हार्मोन रिलीज़ करता है पैराथायरॉयड, एंड जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है दैन वी कॉल्ड इट हाइपर सिक्रीशन जब हो जाती है तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म उसे कहते हैं। ये जो होती है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो होती है ये मोस्ट कॉमन होती है उन लोगों में जिनको किडनी फेलियर होता है, यानी कि एंड स्टेज जिनको किडनी फेलियर होता है उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ये, जिसमें क्या होता है कि बॉडी में कैल्शियम लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा, कैल्शियम लेवल, विटामिन डी एंड फॉस्फोरस का जो लेवल होता है वो बैलेंस नहीं होता बल्कि ज़्यादा हो जाता है, एंड उसकी वजह से जो है बोन्स वगैरह वीक हो जाती हैं एंड स्टोन फॉर्मेशन की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड जो विटामिन डी है इसकी इम्बैलेंसमेंट हो जाती है ब्लड में एंड ज़्यादा, यानी कि ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो ये हाइपर हो जाता है
है लार्ज अमाउंट में होता है ब्लड में, एंड स्टोन फॉर्मेशन जो है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ सर्टन मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। रिनल फेलियर, यानी कि हमारी किडनी जब काम करना बिल्कुल छोड़ देती, यानी कि रिनल प्रोडक्शन सही से नहीं कर पाती, ब्लड फिल्ट्रेशन सही से नहीं कर पाती, देन उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी का जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, उसके बहुत ज़्यादा वास्ट रिस्क फैक्टर्स हैं। एंड और भी स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से किस वजह से होता है कि स्मोकिंग की वजह से जो है कैडमियम एंड लीड का लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट डैमेज हो जाता है, ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, एंड किडनी को जो है वो ब्लड सप्लाई सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से डैमेज हो जाती है एंड फेल हो जाती है। हाइपरटेंशन की वजह से होता है, यानी कि किडनी हाइपरटेंशन जब होता है सो ब्लड सप्लाई जो है वो सही नहीं हो पाएगी किडनीज तक, एंड ब्लड पे यानी कि ब्लड वेसल्स हैं उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन रिस्क फैक्टर है इसका। टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, यानी कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि इंसुलिन प्रेजेंट होता है लेकिन वो स्टिमुलेट नहीं कर पाता सेल्स को, सेल जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, एंड लेवल ऑफ कैल्शियम जो है इन द यूरिन इंक्रीज हो जाता है, एंड स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाती है तो रिनल स्टोन्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती हैं। ड्रग इंड्यूस यानी कि एनाल्जेसिक्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी इंक्रीज रिस्क हो सकता है। प्रोग्रेशन ऑफ किडनी क्रोनिक किडनी डिजीजेस, क्रोनिक किडनी डिजीजेस जो हैं वो किस तरह से प्रोग्रेस करती हैं, यानी कि नॉर्मल किडनी है, इंक्रीज रिस्क किडनी डैमेज, रिड्यूस किडनी फंक्शन, एंड देन किडनी फेलियर हो जाता है। यानी कि पहले जो है वो रिस्क पे होते हैं, यानी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर आ जाते हैं, उसके बाद किडनी डैमेज हो जाती है, देन उसका फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, एंड आखिर में किडनी जो है वो फेल। क्रोनिक किडनी डिजीजेस, स्टेजेस ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीजेस हम पढ़ेंगे। ये स्लाइड मैंने न्यू ऐड कर लिया है इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। सो 5 स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीजेज आपने याद कर लेने हैं। स्टेज 1 विद नॉर्मल और हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट यानी कि जो जितना भी हमारे वो यूरिन प्रोडक्शन के लिए जो भी फिल्ट्रेट आ रहा है किडनी में, तो वो जब फिल्टर हो रहा है, यानी कि बोमेन कैप्सूल में जो फिल्टर होता है, जैसे कि ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज वगैरह होती हैं, ये सारा एक फुल बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, ये बोमेन कैप्सूल होता है, एंड देन बोमेन कैप्सूल ओपन होता है इनटू द ट्यूब्यूल्स में। सो यहाँ से जो है फिल्ट्रेट आ रहा होता है, यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होने होते हैं, वो वाले सब्सटेंसेस पास हो जाते हैं, एंड यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि पर मिनट कितना ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बनता है किडनी का नॉर्मल। सो स्टेज 1 में जो है या तो वो नॉर्मल होगा या फिर हाई होता है, ग्रेटर देन 90 ml पर मिनट होगा। एंड स्टेज 2 में माइल्ड CKD जब होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज जब माइल्ड होती है, सो GFR जो है क्रोनिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो होता है वो 60 to 89 ml पर मिनट बनता है। स्टेज 3A में मॉडरेट क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, 45 to 59 ml पर मिनट बनता है, एंड स्टेज 3B में 30 to 44 ml पर मिनट बनेगा। स्टेज 4 में सेवियर किडनी डिजीज़ होती है, किडनी फेलियर होता है, तो GFR 15 to 29 ml बनता है, एंड लास्ट स्टेज 5th स्टेज जो होता है उसमें लेस देन जब 15 हो जाता है तो किडनीज जो है वो फेल हो जाती है कम्प्लीटली। नेक्स्ट इज केयर इन डाइट, यानी कि जब किडनी फेलियर होगा या नेफ्रोलिथेसिस होगी तो उसमें हमने डाइट में क्या क्या केयर जो है वो करनी है। सो हमने लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स लेने हैं, बिकॉज प्रोटीन जो है, और अगर हम ले भी रहे हैं तो हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन्स लेने हैं ताकि एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कम बने, जिसकी वजह से फिर किडनी पे जो है प्रेशर कम होगा, वर्कलोड कम होगा। सफिशिएंट कैलोरीज लेनी है, लो अमाउंट ऑफ टेबल सॉल्ट, सोडियम हमने कम लेना है, बिकॉज सोडियम जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा किडनी पे जो है प्रेशर होगा, एंड सोडियम जितना ज़्यादा होता है उसके साथ वाटर भी उतना ज़्यादा रिटेन होता है। 1 सोडियम मॉलिक्यूल जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिटेन करता है अपने साथ।
लो अमाउंट ऑफ फोस्फेट, फोस्फेट हमने कम लेना है बिकॉज फोस्फेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही कैल्शियम जो है वो बोन से पुल आउट होगा एंड चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। लो अमाउंट ऑफ पोटाशियम लेना है, पोटाशियम हमने कम लेना है बिकॉज पोटाशियम ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा एंड हाइपरटेंशन, हाई बीपी हो सकता है उसकी वजह से। वेरिएबल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमने लेना है, कैल्शियम जो है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना है बिकॉज उसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टोन फॉर्मेशन में। मैनेजमेंट क्या करेंगे किडनी डिजीज़ में? सबसे पहले जो है प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ प्रोटीन्स होनी चाहिए बिकॉज प्रोटीन एंड एनर्जी को हमने जो है बैलेंस में रखना है, एडिक्वेट अमाउंट में लेना है बिकॉज जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे उतना ही ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा एक्सेसिव एंड उतनी ही ज़्यादा जो है प्रोटीन वर्कलोड होगा ऑन द किडनीज पे एंड ट्यूब्यूलर डैमेज उसकी वजह से हो सकता है, ट्यूब्यूलर डैमेज होगा सो प्रोटीन जो है वो फिल्टर आउट होके इनटू द यूरिन में चले जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रोटीन डाइट हमने कम लेना है, 0.26 to 0.8 ग्राम पर केजी पर डे हमने प्रोटीन लेना है और जो है ये ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज़ की मैनेजमेंट में। हाई डाइटरी प्रोटीन इनटेक जब हम लेंगे सो उसकी अब विशियस साइकिल हम किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। विशियस साइकिल जो है ये वो सिचुएशन होती है जिसमें अगर हम एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं सो उसकी वजह से न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं एंड हम वापस से ओरिजिनल सिचुएशन पे आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं विशियस साइकिल। जैसे कि अगर हम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं उसकी वजह से ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन होगी, यानी कि प्रोटीन की वजह से हाइपर फिल्ट्रेशन होगी जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाएगा एंड इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से और ग्लोमेरुलस डैमेज होगा, स्ट्रक्चर डैमेज होगा एंड अगेन हाइपर फिल्ट्रेशन होगी। सो इसकी वजह से अगर हम एक को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं तब भी दूसरा जो है दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी एंड हम अगेन बैक अपनी ही वापस उसी सिचुएशन पे आ जाते हैं। प्रोटीन सोर्सेज जो हमने अवॉइड करने हैं, काउ मिल्क हो गया, स्किम मिल्क हो गया यानी कि जिसके ऊपर मलाई नहीं होती है, एग्स हो गए, फिश, ड्राई फिश, चिकन, मीट, चीज़ मेड फ्रॉम काउस मिल्क एंड पल्सेस लिग्यूम यानी कि जितनी दालें वगैरह होती हैं वो सारी हाई सोर्सेज एंड रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होती हैं। डायलिसिस डाइट क्या होती है? डायलिसिस पहले हम समझते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस जो होता है जिनकी किडनीज फेल हो जाती हैं कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द ब्लड से रिमूव नहीं कर सकती, उसके लिए फिर हम डायलिसिस एक मशीन होती है जिसके ज़रिए से हम उनका ब्लड जो है वो फिल्टर आउट करते हैं फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट से एंड दिस इज़ वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट एंड उसमें हमने उनकी डाइट का क्या क्या किस तरह मैनेज करना है। सो डायलिसिस डाइट जो होती है वो उसमें सोडियम भी हमने कम देना है, फॉस्फोरस भी कम देना है एंड प्रोटीन भी कम देना है बिकॉज सोडियम हमारी जो किडनीज होती है वहाँ पे सोडियम एंड कैल्शियम पंप होता है। सो जितना ज़्यादा सोडियम होगा उतने ही ज़्यादा कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट होगा किडनी से एंड स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फॉस्फोरस जितना ज़्यादा होगा उतना ही अगर हमारे उसमें फॉस्फोरस जो है वो टू मच फॉस्फोरस है ब्लड में सो ये पुल करता है कैल्शियम को फ्रॉम द बोन से जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकती है एंड हाई प्रोटीन होंगे सो अगर किडनी डैमेज होगी तो प्रोटीन जो है वो फिल्टर आउट कर सकते हैं इनटू द यूरिन में। डायलिसिस डाइट जो है ये इसमें हम हाई क्वालिटी प्रोटीन्स लेते हैं, डाइट के जो डाइटिशियन जो है वो प्रेफर करके देते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन्स देते हैं। हाई क्वालिटी प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जिससे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम बनता है एंड फ्लूइड वगैरह जो है वो सब लिमिट में हम देते हैं क्योंकि फ्लूइड भी ज़्यादा नहीं लेना है कि ताकि किडनी जो है वो ओवरलोड ना हो जाए। कुछ डायलिसिस डाइट जो होती है उसमें हम पोटाशियम एंड कैल्शियम भी कम लेते हैं। पोटाशियम की वजह से जो है वो हाइपरटेंशन हो सकता है, रिनल किडनी रप्चर हो सकता है, रिनल आर्टरी रप्चर हो सकती है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है वो रप्चर हो सकती है एंड ब्लड सप्लाई जो है वो किडनी को कट ऑफ हो गया तो किडनी जो है वो फेल हो जाती है। हर पर्सन जो होता है यानी कि डिफरेंट पेशेंट होते हैं तो हर एक पेशेंट जो है उसके मुताबिक यानी कि उनके साइन सिम्टम्स के मुताबिक किस स्टेज पे है किडनी फेलियर के उसके मुताबिक जो है डाइटिशियन उन्हें रिकमेंड करते हैं डाइट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो व्हाट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें डिफिशिएंसी हो जाती है एल्बुमिन की इन द ब्लड में एंड इसकी एक्सक्रीशन होती है इन द यूरिन में ड्यू टू अल्टर्ड परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन।
ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसकी परमेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से एल्बुमिन जो है वो ब्लड से यूरिन में चला जाता है एंड ब्लड में उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है। एंड एल्बुमिन जो है वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है, इसका फंक्शन है मेन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है ये वो रीनल डिजीज़ है जिसमें हाई प्रोटीनूरिया हो जाता है, यानी कि यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है एंड हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है, ब्लड में प्रोटीन कम हो जाता है एंड मोस्टली एल्बुमिन प्रोटीन। एंड जनरलाइज एडेमा इसकी वजह से हो जाता है। एडेमा यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है इन कैविटीज़ में, बॉडी पार्ट्स में। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है यूजुअली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है ये इसमें ये किस वजह से होता है, जब जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं यानी कि जो कैपिलरीज है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं जब इसमें डैमेज आ जाता है तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होती है, वो अल्टर्ड हो जाती है एंड एल्बुमिन और प्रोटीन्स वगैरह जो हैं ये सारी ये फिल्टर आउट हो जाती हैं, इनटू द यूरिन में जाते हैं, बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं फ्रॉम द डैमेज ब्लड वेसल्स से। ओके, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में? हेल्थी डाइट हम लेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जिसमें लो सॉल्ट, लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल हम लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेंगे। अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फ्लूइड जो है वो हमने मैनेज करना है इनटू द नेफ्रोटिक पेशेंट में। ये डिपेंड करता है हर एक की कंडीशन पे, एज पे एंड वेट पे और किस टाइप का किडनी फेलियर है, किस स्टेज का है, उस पर डिपेंड करता है कि हमने कितना जो है प्रोटीन एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी है। लो सोडियम हम किस वजह से लेते हैं? ताकि एडेमा ना हो, स्वेलिंग ना हो, बिकॉज सोडियम जो है वो अपने साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल रिटेन करके रखता है। जितना ज़्यादा सोडियम होगा उतनी ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगी। जब वाटर रिटेंशन हो जाती है इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, देन दिस इज कॉल्ड एडेमा। लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेंगे, फाइबर्स लेंगे, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स लेंगे, फ्रूट वेजिटेबल, जिसकी वजह से हमारा जो लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल है, LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, वो कम हो जाएंगे। एंड लो फैट हम लेंगे 1% और फैट ले सकते हैं, या फिर स्किम मिल्क, स्किम डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे। स्किम यानी कि उसके अंदर का जो फैट है वो हमने रिमूव करना है, जो उसकी मलाई होती है वो सारा फैट होता है वो हमने रिमूव करना है। लीन कट ऑफ मीट्स यानी कि लीन मीट हम कहते हैं जिसमें फैट ना हो, वो वाला मीट। लेस रेड मीट हम कम लेंगे और मोर चिकन एंड फिश लेंगे। चिकन एंड फिश हम ले सकते हैं। सो समटाइम्स जो है फ्लूइड भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोलॉजी होता है वो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी कर देता है जब ज़रूरत होती है। एंड सम टाइम प्रोटीन लेवल जो होता है ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ किडनी फेलियर आपको जो है या फिर किस स्टेज का है, एज क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है। एंड बहुत कम रियरली जो है वो पोटाशियम एंड फॉस्फोरस रिस्ट्रिक्शन होती है, बिकॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसमें पोटाशियम एंड फॉस्फोरस की रिस्ट्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका चांस है कि किडनी फेल हो रही है देन वी रिस्ट्रिक्ट करते हैं पोटाशियम एंड फॉस्फोरस को टू द पेशेंट। सो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि आयरन की जब डिफिशिएंसी हो जाएगी एंड उसकी वजह से जब एनीमिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड जो है वो कम हो जाता है, HB कम हो जाती है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है एंड ब्लड कम हो जाता है, RBCs जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बिकॉज आयरन जो होता है ये इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का सेंट्रल पार्ट आयरन से बना होता है एंड हेमोग्लोबिन जो होता है ये पार्ट होता है रेड ब्लड सेल्स का। एंड रेड ब्लड सेल्स जो इसका पार्ट होता है एंड हेमोग्लोबिन जो होता है ये कैरी करता है ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी, ऑक्सीजन पहुंचाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर लिविंग लाइफ। सो अगर आयरन नहीं होगा देन जो है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा कम रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, स्मॉल रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। एंड अगर आयरन नहीं होगा तो हेमोग्लोबिन नहीं होगा एंड हम इनफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा। सो इसीलिए जब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो उसके लिए हमें आयरन रिच फूड लेना होता है, आयरन रिच डाइट लेनी होती है, ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट प्रिस्क्राइब करना होता है, लाइक सीरियल्स, पम्पकिन, एप्रिकॉट, पोटैटो, स्पेनिश, नट्स, एग, लिवर एंड गुआवा। लिवर यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं उसका लिवर जो होता है
है वो अगर खाएं तो उससे आयरन, बिकॉज लिवर जो है वहाँ पे आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो उससे भी आयरन डिफिशिएंसी जो है वो पूरी हो सकती है। एंड इसी तरह ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, इसमें ज़्यादा आयरन होता है, तो उसमें और आयरन सप्लीमेंट्स भी कभी कभार दिए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी हो जाती है, आयरन सप्लीमेंट्स दी जाती हैं, आयरन हम इंजेक्शंस देते हैं उन्हें। So that's all about the nutrition consideration in renal diseases. Agar if you find my video useful and helpful, so like, subscribe and share करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह।